ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक और तो जहां पूरा देश एकजुटता से हमारे देश की सशस्त्र बलों के साथ और ऑपरेशन सिंदूर के साथ खड़ा रहा, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार उनके नेताओं और समर्थकों द्वारा इस तरह के बयान आ रहे हैं जो उस एकजुटता के भाव को कमज़ोर करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है और देश के दुश्मन के हौसले को बढ़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं ऐसे बयान देकर। आपने देखा पहले हमारी बेटी जिन्होंने अपना सिंदूर बलिदान दिया देश को, हिमांशी नरवाल, उनको ट्रोल किया गया। हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री जो देश के लिए एक ड्यूटी कर रहे थे उनको ट्रोल किया गया। हमारी फ़ौज की एक हमारी बहादुर अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी, उनको आतंकवादियों की बहन बताकर बहुत बड़ा तिरस्कार एक भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने मध्य प्रदेश में किया। फ़ौज को नतमस्तक, जो फ़ौज केवल भारत माता के आगे नतमस्तक होती है और किसी के आगे नहीं, उसको नतमस्तक बताकर एक और इस तरह का बयान है। उसी कड़ी में हरियाणा के जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा जी, उनकी जो स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारी बेटियां थी, जो बहनें थी जिन्होंने अपना सिंदूर खोया था इस आतंकवादी घटना के माध्यम से, उनको इस घटना के लिए उनका दोष उनके ऊपर भी जो मढ़ने का जो ऐसा प्रयास किया है अपने शब्दों के माध्यम से। आतंकवादियों ने तो इन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा, ये रामचंद्र जांगड़ा जी ने हमारी बेटियों की मर्यादा उजाड़ने का कार्य ये अपने शब्दों से इन्होंने किया है। जब ये स्टेटमेंट आई परसों, तब हमने कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस पर संज्ञान ले और कार्रवाई करे। और आज मैं फिर कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तुरंत कार्रवाई करे। हरियाणा जय जवान जय किसान की वीर भूमि हरियाणा है, जहाँ सबसे ज़्यादा सैनिक है। देशभक्ति की परंपरा और देशभक्ति के संस्कार हरियाणा में आपको हर कोने में हरियाणा में दिखाई देते हैं। ऐसे हरियाणा में ऐसी एक सांसद जो ऐसी स्टेटमेंट दें, कोई सांसद, कोई पार्टी, कोई व्यक्ति देश के ऊपर नहीं हो सकता। जब ये देश एकजुटता की भाव से अपनी बेटियों के साथ है तो उन बेटियों का तिरस्कार और अपमान हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता, हरियाणा बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी तुरंत प्रभाव से इन पे कार्रवाई करे। महिला आयोग ने अभी तक संज्ञान क्यों नहीं लिया? ना भारत सरकार, केंद्रीय महिला आयोग ने, ना हरियाणा प्रदेश के महिला आयोग ने। महिला आयोग का गठन महिलाओं के मान सम्मान के लिए किया जाता है, और जिन महिलाओं ने, जिन बेटियों ने अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया, उन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए कौन आगे आएगा अगर महिला आयोग भी आगे नहीं आ सकते? तो तुरंत महिला आयोग भी संज्ञान ले और कार्रवाई करे। और भारतीय जनता पार्टी में अगर लेश भर भी कोई लज्जा, कोई देशभक्ति का भाव, कोई लोकलाज की भावना अगर बची है तो भारतीय जनता पार्टी को इन नेताओं को के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। बड़े बड़े पदों पे लोग बिठाए हुए हैं भाजपा ने, और ये उन पदों पे बैठकर हमारे देश की उन बेटियों के घावों को कुरेदने का कार्य कर रहे हैं। ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। और आज दोबारा से ये मांग हम दोहराना चाहते हैं कि तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो। यही आज बात कहने के लिए आपके बीच में, भाई महिला आयोग भी कार्रवाई करे, भारतीय जनता पार्टी भी कार्रवाई करे। बाकी कोई प्रश्न हो आपका? एक और मुद्दे पे भी चर्चा करना चाहेंगे। बीच में एक वीडियो भी आई थी जब आप उपायुक्त को कुछ हिदायत दे रहे थे काम को लेकर के। मुख्यमंत्री का बयान आया है कि अगर काम करवाने का इतना ही शौक है तो आप लोग सरकार में क्यों नहीं शामिल हो जाते, सरकार में साझेदार क्यों नहीं बन जाते? उन्होंने सीधे तौर से कहा ये ऑफर भी है। देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, ये मुझे बड़ा निराशाजनक उनका बयान आया, क्योंकि वो खुद सांसद रहे हैं। तो वो मैं समझता था कि उनका ये बयान आएगा कि सारे अधिकारियों को वो ऐसे आदेश निर्देश देंगे कि जितने जनप्रतिनिधि हैं और वो अपने संवैधानिक दायित्व निभाने के लिए जब इन औपचारिक बैठकों में आते हैं तो उन जनप्रतिनिधियों को पूरा प्रोटोकॉल, उनका मान सम्मान और उनकी बात को तवज्जो मिले।
क्योंकि प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी अपनी भूमिका है। कोई व्यक्तिगत प्रोटोकॉल किसी को मिले ना मिले वो हमारा विषय नहीं है। और वहाँ भी जब उस बैठक में मैं पहुँचा अध्यक्ष विकास निगरानी समिति का अध्यक्ष के रूप में, तो रोहतक जिले की विकास निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में रोहतक के 19 लाख मतदाताओं ने जो जिम्मेदारी लगाई है, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए लोगों के विकास की बात को अफसरशाही तक पहुंचाने के लिए मैं वहां पे पहुंचा। और ऐसे में अगर अफसर प्रोटोकॉल नहीं देंगे तो वो मान सम्मान कोई व्यक्तिगत मान सम्मान नहीं है। अगर मैं व्यक्तिगत कार्य किसी के पास लेके पहुंचूं तो वो व्यक्तिगत बात हो सकती है, लेकिन वो मान सम्मान रोहतक लोकसभा क्षेत्र के 19 लाख मतदाताओं का मान सम्मान उसमें उसका प्रतीक है। और उस समय मगर वो विषय वहीं समाप्त हो गया था, क्योंकि उपायुक्त महोदय ने वहीं सॉरी फील कर ली थी। मैंने अपनी ओर से तो मीडिया में भी ये प्रश्न नहीं उठाया था। मीडिया जब बाद में पूछ रही थी तो मैंने कहा ये प्रश्न मीडिया का नहीं है, क्योंकि डीसी साहब ने कह दिया कि भाई ये उनसे चूक हुई है। उसके बाद मगर मुख्यमंत्री जी ये बात कह रहे हैं तो मेरे को ये बात अपनी उनकी जो जवाब था उनसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उनसे मैं आशा करता हूँ। खैर, मगर मुख्यमंत्री जी के बारे में अब मैं क्या कहूँ इस बारे में, बयान के बारे में, क्योंकि अफसरशाही, प्रदेश की अफसरशाही मुख्यमंत्री जी को सीरियसली नहीं ले रही। क्योंकि प्रदेश की अफसरशाही को ये पता है कि रिमोट कहीं और है, रिमोट दिल्ली में बैठा है, दिल्ली से अफसरशाही चलाई जा रही है हरियाणा की। ये मुख्यमंत्री जी को भी पता है, पूरे प्रदेश को पता है। तो जब अफसरशाही मुख्यमंत्री जी को ही सीरियस नहीं ले रही तो उनकी बात को हम क्यों सीरियसली लें। ये आज स्थिति है हरियाणा प्रदेश की। सर, ऑब्जर्वर लगाए हैं हरियाणा में डीसीसी के लिए। हमारे संगठन को लेकर जो बहुत लंबे समय से एक बात चल रही थी कि हरियाणा प्रदेश में संगठन का अभाव है और संगठन का विस्तार होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, उसको लेकर ये एआईसीसी की तरफ से पहल की गई है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से केंद्रीय स्तर से ऑब्जर्वर हर जिलेवार एक सूची कल जारी की गई, जिनके साथ प्रदेश के भी कुछ लोग जिनके साथ अटैच किए जाएंगे और वो अपने ज़िलों में जाके संगठन को आगे विस्तार करने का कार्य करेंगे। ये इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हरियाणा के अंदर संगठन के विस्तार की आवश्यकता हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ता, जनता और प्रेस भी, आप लोग भी पूछते रहते थे, हमारे पास अच्छा जवाब नहीं मिलता था, लेकिन हम फिर भी वो जवाब आपको देते थे। तो ये अच्छी पहल है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, हम स्वागत करते हैं। ये एआईसीसी के वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर के रूप में मैदान में उतारा जाएगा, एक एक ज़िले के रूप में, और वो ज़िले स्तर पर पूर्णतः मेरिट पर जो मजबूत है, जो चला सकता है ज़िला, जो बातें और मापदंड उनके सामने एआईसीसी की ओर से रखी जाएंगी, उनके आधार पर संगठन का आगे विस्तार करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कांग्रेस संगठन के लेकर। पहले भी नियुक्त किए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी रही थी। इस बार उम्मीद करें। देखिए, ये एक नई प्रक्रिया है, ये एक नई प्रक्रिया है। पहले हमने गुजरात में करी और अब ये हरियाणा और मध्य प्रदेश में। ये आपने देखा होगा जो ऑब्जर्वर्स हैं वो काफ़ी कांग्रेस के जो वरिष्ठ स्तर के ऑब्जर्वर्स एआईसी की तरफ से नियुक्त किए गए हैं। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि कांग्रेस का संगठन हरियाणा में मजबूती से कांग्रेस के संगठन का निर्माण होगा। और इस प्रक्रिया की शुरुआत के लिए हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का और हमारे पूर्व अध्यक्ष, क्योंकि राहुल जी की सोच है इसके पीछे, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं, उनको हम धन्यवाद करते हैं। हरियाणा में इस कार्य की, इस कदम की आवश्यकता थी। दीपेंद्र जी, एक सवाल लेना चाहूँगा। जेपी नड्डा का बयान है कि 25-26 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो एनडीए जो है पूरे देश भर में लोगों के बीच में जाएगा और बताएगा कि किस तरह से कांग्रेस ने तार किया था डेमोक्रेसी को, ट्रेंटल किया था डेमोक्रेसी। देखिए, ये हम पहले भी कह चुके हैं बात, जो भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि उनको जनादेश देश के भविष्य को संवारने का दिया गया, लेकिन वो
भूतकाल से नहीं निकल पाते। इनके बीजेपी को ये मैं समझता हूँ तो ये इनका एजेंडा है, उनका एजेंडा है, हमारा जो एजेंडा है हम लेके जाएंगे। सर, जातिगत जनगणना को लेकर रेजोल्यूशन पास किए कल बैठक में, जो मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई है उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ जातिगत जनगणना को लेकर, क्या कहेंगे? हरियाणा में भी अब जनगणना हो। देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर रेजोल्यूशन पास करने से और जो ये बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। जातिगत जनगणना का तो काम जातिगत जनगणना कराने से चलेगा, और अभी तक जातिगत जनगणना कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ना जातिगत जनगणना के कराने के लिए कोई अभी तक कोई कैलेंडर जनता के सामने सार्वजनिक किया गया, ना उसकी रूपरेखा रखी गई। जैसा हमने तेलंगाना में करके दिखाया, जातिगत जनगणना भी हो चुकी है, कर्नाटक में भी हमारी जातिगत जनगणना हो चुकी है जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं, और तेलंगाना में वो जातिगत जनगणना का आगे जो सरकार की नीतियां हैं, उन नीतियों को भी हमने जातिगत जनगणना के अनुसार ढालने का कार्य कर चुके हैं हम लोग। तो ये भाजपा ने उसकी देखने के बाद और जनता की जो पूरे देश से एक आवाज़ आई, कांग्रेस पार्टी ने जो भूमिका निभाई, राहुल जी ने जो भूमिका निभाई, उसके बाद ये घोषणा तो कर दी, लेकिन अब ये केवल प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। मगर प्रस्ताव मत पारित करें, जातिगत जनगणना कराएं, और कराने का क्या रूपरेखा रहेगी उस बात को देश के सामने सार्वजनिक करें। सर, जयराम रमेश जी ने बोला कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है क्योंकि 11 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी। अभी की बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने वादे किए थे लेकिन पूरे नहीं किए। सही बात है, कौन सा वायदा पूरा किया उन्होंने? वो वायदों पे तो रहते नहीं बहन जी, आपको पता है। बीजेपी जो वायदे करती है वो उस एक इलेक्शन के लिए वोट लेने करती है, लेकिन अगले इलेक्शन तक वो नए वायदे करती है। आपको लगता है कि अगर ये 24 का चुनाव प्रधानमंत्री जी और बीजेपी पार्टी की काला धन आएगा और 15 लाख दोबारा से दिलवाएंगे, तो उनको लोग तो वायदे जो वो करते हैं वो वायदे पूरा करने के लिए नहीं करते हैं। और ये हरियाणा में आप देखो, हरियाणा में चुनाव जीतने के लिए क्या क्या किया बीजेपी ने, और चुनाव के बाद बीजेपी का क्या रंग सामने आ रहा है। आपने देखा हरियाणा में बीजेपी ने कहा कि हम 2100 रुपये महिलाओं को कांग्रेस की तरह तर्ज पे हम देंगे, मगर कांग्रेस का वायदा था 1 नवंबर 2024 से देंगे। अब बीजेपी ने तारीख नहीं बताई, बोला हमारा ऑफर था लेकिन हमने तारीख नहीं बताई। अब उस वायदा का क्या हुआ किसी को पता नहीं। हरियाणा में कहा था HKRM के कर्मचारियों को पक्का करेंगे, सरकार बन गई, उसके बाद HKRM कर्मचारियों को निकालने का कार्य करे, पक्का तो किया नहीं, उनको निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। हरियाणा में कहा था कि जो एप्लीकेशन देगा सबके हम पीले कार्ड बनवाएंगे, BPL कार्ड बनवाएंगे। 75% हरियाणा के BPL कार्ड बनवा दिए। लेकिन दिशा मीटिंग में मुझे जानकारी मिली कि इस बार अगले महीने से 4 लाख BPL कार्ड हरियाणा में कट रहे हैं, 4 लाख। ये जानकारी दिशा मीटिंग में रोहतक के अधिकारियों ने दी। पूरे उसमें मैंने पूछा जिले में कितने हैं, तो क्या जिले का बाद में पता चलेगा। तो पहले BPL कार्ड बनवा दिए कि भाई इलेक्शन में वोट चाहिए, और उसके बाद अब कटवा रहे हैं 4 लाख तो कट गए इस महीने, और आगे बाकी को कह रखा है कि भाई अपने कार्ड कटवाओ नहीं तो FIR दर्ज करेंगे। तो हरियाणा के अंदर भी ये उसी बात का प्रतीक है जो आपने कहा, जयराम रमेश जी ने जो कहा कि ये कहते कुछ हैं, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन कहने के बाद चुनाव जब हो जाता है तो ये अपने सारे वायदों को भूल जाते हैं और उसके विपरीत काम करते हैं। कहा था महंगाई कम कराएंगे हरियाणा में, आते ही बिजली भी बढ़ा दी हरियाणा में, टोल भी बढ़ा दी हरियाणा में, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। ये स्थिति है आपके सामने। कहा था 3100 रुपये में हम गन्ना धान 31 रुपये में, बोला धान की जब खरीद थी, वो धान का सीज़न चल रहा था, बोला 31 रुपये में खरीदारी करेंगे, धान की खरीद होगी। मुख्यमंत्री जी नायब सैनी खुद कहा था, ये नायब सैनी जी ने, लेकिन सरकार बनने के बाद वो 3100 रुपये किसी को नज़र नहीं आए। जितना MSP थी MSP भी नहीं मिली धान पे, ये स्थिति थी। वो धान चला गया, अब तो गेहूँ भी चला गया, अब तो अगला धान का सीज़न आ गया, बुआई का टाइम आ गया, वो 3100 रुपये का इंतजार कर रहे हैं किसान। तो ये चुनाव के समय बड़े बड़े वायदे करते हैं, ये जयराम रमेश जी ने ठीक कहा, वो वायदे पूरे नहीं करते। मैं तो हरियाणा के कुछ वायदे गिनवा दिए आपको,
केंद्र स्तर की तो लंबी कहानी हो जाएगी।